कड़ी धूप में बगैर खाए पिए पैदल अपने गांव की ओर चल रहे हैं। ये लोग देश भर से आ रहे हैं, कोई गुजरात से आ रहा है। कल मैंने एक वीडियो देखा, एक लड़का जम्मू कश्मीर से चलकर सहारनपुर तक गया और उसको आगे बिहार तक जाना था। इसी तरह से आप सबने देखा कि कई बहनें गर्भवती हैं, गर्भवती होते हुए 6 घंटे 8 घंटे कड़ी धूप में चल रही हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में लेके जा रहे हैं, कुछ टूटी हुई साइकिलों पर जा रहे हैं। एक और वीडियो मैंने देखा कि एक दादी दादा अपने पोती पोतों को उठाकर, इस तरह से दादाजी उनको उठाकर एक झूला सा बनाया था, उसमें उनको रख के उठाकर चल रहे थे। अब हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ भारत के लोग नहीं हैं, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने ये इमारतें बनाई जिनमें हम रह रहे हैं, जिनके खून और पसीनों से ये देश चलता है। हम सबकी जिम्मेदारी है इनके प्रति, मेरी है, आपकी है, सरकार की है, हर राजनीतिक दल की है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हों। तो उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, इसी भावना को लेकर जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, उसके अगले दिन हमने हर जिले में वॉलंटियर ग्रुप बनाए, जिसको हमने कांग्रेस के सिपाही का नाम दिया। इन वॉलंटियर ग्रुप्स के जरिए हमने हेल्पलाइन जारी करी हर जिले में, और दिन रात हम खाना राशन बांटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सांझी रसोइयाँ खोली। उसके अलावा हमने हाईवे की टास्क फोर्स बनवाए, जो हाईवे पे जो चल रहे हैं उनकी मदद के लिए है। तो तमाम ऐसे कार्य हमारे बड़े से बड़े लीडर और हमारे ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता, हमारे जिला स्तर के कार्यकर्ता अपने ही साधनों से ये काम दिन रात कर रहे हैं। और इस काम के जरिए हमने अब तक 67 लाख लोगों की मदद की है। उसमें से 60 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में ही हैं, और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए थे, जिनको खाना राशन की ज़रूरत थी और जिनका वापस आने के लिए हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हमारी एक सेंट्रल हेल्पलाइन भी है, उसके ज़रिए भी हम लगातार दिन रात कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो हम मदद करना चाह रहे हैं। हमारी भावना शुरू से सकारात्मक रही है और सेवा का भाव हो रहा है। इसी भाव से हमने अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिए, और सकारात्मक रूप से ही दिए कि देखिए, आपको ठीक लगे तो आप ये चीज़ें कर लीजिए। जहाँ जहाँ हमें लगा कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमने उनकी तारीफ भी की, हमने उसका स्वागत किया, उन कदमों का स्वागत भी किया। कुछ समय से हम कह रहे थे कि यूपी रोडवेज की जो बसें हैं उनको प्रवासी भाई बहनों के लिए उपलब्ध करा दीजिए, ताकि उनको जो पैदल चल रहे हैं वो बसों में बैठकर बसों में बैठकर सुरक्षित तरह से अपने घर गांव पहुंच पाए। तो हम काफ़ी समय से ये सुझाव दे रहे थे, ये मांग कर रहे थे। जब एक दिन कई हादसे हुए, कई एक्सीडेंट हुए, और हमने देखा कि यूपी की रोडवेज की जो बसें हैं वो अभी भी सक्रिय नहीं हुई हैं, तो हमने एक मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि हम 1000 बस को उपलब्ध करेंगे। गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर हम इन बसों को रोक देंगे, और आप अगर अनुमति देंगे इसके संचालन के लिए, तो जो प्रवासी भाई बहन दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से चल रहे हैं उनको हम इन बसों में बिठाकर अपने घर तक पहुंचा देंगे। तो अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि यूपी रोडवेज की 12,000 बसें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल होगा और आपकी बसों की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 17 तारीख को सुबह 500 बसें गाजियाबाद में खड़ी की थी, हमने उनको वापस भेज दिया। अगले दिन उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी लिस्ट दे दीजिए, और 1000 बस की आप लिस्ट दे दीजिए। उसमें चालक का नाम होना चाहिए, परिचालक का नाम होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आदि होना चाहिए, ये हमारे पास पहुंचा दीजिए। तो हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने हमें अनुमति दी है बसों को चलाने के लिए, आपको हम लिस्ट उपलब्ध कर देंगे। तो 4-5 घंटों बाद हमने वह लिस्ट उपलब्ध कर दी।
फिर 11:30 बजे रात को उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी 1000 बसें लखनऊ पहुंचा दीजिए कल सुबह 10 बजे। तो इसमें हमने कहा कि देखिए, हमारी बसें खाली दिल्ली से लखनऊ जाएंगी,